तो क्या हाल चाल भैया। लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग आप सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। अपन लोग शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की लेक्चर नंबर 4 को। किसको बच्चे? लेक्चर नंबर 4 को अपन लोग शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 हो गया था, लेक्चर नंबर 2 हो गया था, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में बेसिक सा इंट्रोडक्शन बताया था। लेक्चर नंबर 2 में अपन लोग वैल्यूज के बारे में पढ़े थे। लेक्चर नंबर 3 में इम्यूनिटी के बारे में पढ़ाया था। और आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स के बारे में और उसके मैकेनिज्म, और आगे फिर एलर्जी से कौन कौन सी डिजीज वगैरह हैं 2-3, उसको पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर्स में। ओके, ध्यान से आप सभी वीडियो देखिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके अंदर टैलेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क आई थिंक इट इज नथिंग, राइट। बट अगर आप हार्डवर्क करते हो और आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो हो सकता है वो टाइम ज्यादा ले, 2 साल के बजाय 3 साल ले ले, 4 साल ले ले, बट एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। इस वजह से टैलेंट से कुछ नहीं होता है बच्चे। टैलेंट तो हर सभी में है, हम सभी में है, बट सब कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो लेक्चर नंबर 4 की स्टार्ट करेंगे अपन। ओके, तो मैंने बताया था कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या थे? थर्ड लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस को बनाते थे बच्चे। किसको बनाते थे? थर्ड लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस को बनाते थे, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या है कि बी और टी लिम्फोसाइट्स की यहाँ पर भी टाइप्स होती है। बी और टी लिम्फोसाइट्स की टाइप है। अगर टी लिम्फोसाइट्स की बात करें बच्चे तो उसमें 4 टाइप होती है। टी लिम्फोसाइट्स के अंदर कौन कौन सी होती है सर बताइए? टी लिम्फोसाइट्स के अंदर, इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। टी लिम्फोसाइट्स की अगर अंदर बात करें अपन लोग तो टी मेमोरी सेल्स होती है, टी सप्रेशर सेल्स होती है, टी किलर सेल्स होती है और टी हेल्पर सेल्स होती है। कौन होती है? टी हेल्पर सेल्स होती है। टी लिम्फोसाइट्स में 4 होती है। कौन कौन सी? टी मेमोरी सेल्स होती है, टी सप्रेशर होती है, टी किलर होती है और टी हेल्पर। टी मेमोरी, नाम से ही लग रहा है बच्चे क्या करता होगा? मेमोरी को रखता होगा। जो इनकाउंटर हो गया पैथोजन की, उसकी मेमोरी को रखने का काम कौन करता होगा बच्चे? टी मेमोरी सेल्स करता होगा। टी सप्रेशर क्या करता होगा? जब एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चे, तो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड एंटीबॉडीज के बना दो, एक लिमिट होता है कोई भी चीज का बनने को, तो उसको टी सप्रेशर क्या करता है? सप्रेस करके रख देता है बच्चे। टी किलर क्या करता है? जो भी पैथोजन हमारे बॉडी में आ रहे हैं उस पैथोजन को किल करने का काम करता है बच्चे। कौन करता है? टी किलर, जिसका नाम है क्या है? टी साइटोटॉक्सिक्स नाम है, ठीक है। टी हेल्पर्स क्या करता है बच्चे? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करने में बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करता है बच्चे। टी हेल्पर क्या करता है? इस चीज को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टी हेल्पर सेल्स क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, ये कैसा है? ये चारों मिलके एक तरह के इम्यूनिटी को इमीडिएट इफेक्ट करते हैं, जो कि हमारे ब्लड में डायरेक्टली जाकर रिलीज होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं जिस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ, डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाकर रिलीज करवाता है। उस इम्यूनिटी का नाम क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और यही इम्यूनिटी क्या होता है? ग्राफ्ट रिजेक्शन में, जब अपन लोग का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है किसी अनदर डोनर से, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन सा इम्यूनिटी होता है जो रिजेक्ट करता है? वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है जी, ग्राफ्ट रिजेक्शन में। थोड़ा सा आगे मैं अलग से पॉइंट करके बताऊंगा, जो कि 60 to 70% हमारे बॉडी के अंदर होता है। कितनी होता है? 60 to 70% हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो टी लिम्फोसाइट्स के बारे में समझ आ गया बच्चे? चलिए बच्चे, इससे अपन लोग खोपचा वगैरह में लिख लिया करेंगे कि अगर कुछ भी अपने हिंदी वर्ड में लिख लिया करो समझने के लिए कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ अगर चीजें आप सभी को याद नहीं रहती, हर बच्चे अलग अलग टाइप की होती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। बी लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे। बी लिम्फोसाइट्स में 2 तरह की सेल्स पाई जाती है बच्चे। बी लिम्फोसाइट्स में एक प्लाज्मा सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है? प्लाज्मा सेल्स होती है। और एक होती है बी मेमोरी सेल्स। नाम से ही लग रहा है कि ये भी मेमोरी को इनकाउंटर जो होता है पैथोजन के साथ, इसकी मेमोरी को रखता होगा। प्लाज्मा सेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, हर बार क्वेश्चन आता है प्लाज्मा सेल्स पे बेसिस पे। प्लाज्मा सेल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा, क्या? क्योंकि प्लाज्मा सेल्स बी लिम्फोसाइट के अंदर क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज करता है बच्चे। क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज को कराता है बेटे। एंटीबॉडीज कितने तरह के होते हैं बच्चे? एंटीबॉडीज यहाँ पर अपन लोग देखेंगे ना, 5 तरह के हैं। कितने तरह के हैं? 5 तरह के हैं। कौन कौन? IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। शॉर्ट ट्रिक गाम-दे, क्या याद रखेंगे? हिंदी राइटिंग तो मेरी पता नहीं कैसी है। गाम-दे के फॉर्म में अपन लोग ट्रिक के फॉर्म में याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चे। और इसकी जो इम्यूनिटी होती है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज नहीं होती है, वो एंटीबॉडी के फॉर्म में रिलीज होती है। वो फिर जाके फर्दर एक्ट करता है। किस तरह से एक्ट करता है आगे अपन लोग पढ़ने वाले उस मैकेनिज्म को। तो इस इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं बच्चे? अपन लोग एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं जी, या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, नाम से लग रहा है एंटीबॉडी के द्वारा मीडिएट करके पैथोजन को क्या करा गया होगा? किल करा गया होगा। तो इस तरह के एंटीबॉडीज को क्या बोलते हैं? इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक सेंटेंस है जो हर बार बहुत बार एग्जाम में, चाहे नीट की एग्जाम हो, एम्स की एग्जाम हो,
हर बार एग्जाम में बोर्ड्स में तो कम चांसेस है पूछने का, हालांकि आप लोग जितने भी लेक्चर्स कर रहे हैं उससे बोर्ड से भी कवर हो जाएंगे, सब चीज कवर हो जाएंगे, हर एक चीज कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी का लास्ट में मैं सिर्फ एनसीईआरटी का वन शॉट में बताऊंगा आप सभी को, तो वो बोर्ड्स के बच्चे सब देख सकता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा सेंटेंस है, जरा गौर फरमाइएगा। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस, क्या बच्चे, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस क्या करता है, एक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट। क्या बोल दिया आपने सर? मैंने बोला बच्चे कि बोन मैरो और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, एक साइट प्रोवाइड करता है मैचुरेशन के लिए, किसको, टी लिम्फोसाइट्स को। अरे भैया टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां हो रहा था, कहां हो रहा था भाई, बोन मैरो के अंदर हो रहा था। कुछ बोलेंगे थाइमस के अंदर हो रहा था, थाइमस के अंदर बोलेंगे यार अपने आप को दो झापड़ मारो यार। इसका मैचुरेशन कहां हो रहा था फिर जाके बाद में, जो टी नाम किस बेसिस पे रखे थे अपन लोग, लास्ट लेक्चर में बताया था ना मैंने, मैचुरेशन किसमें, थाइमस के अंदर हो रहा था ना। तो थाइमस के अंदर हो रहा था, तो इस वजह से क्या बोल रहे थे, टी लिम्फोसाइट। तो इस सेंटेंस में क्या करा दिया, ये सेंटेंस तो सही लिखा गया कि बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। समझ में आया? पिछले लेक्चर्स को जाके देखें, ठीक है ना, पिछले लेक्चर्स को अपन जाके देखेंगे बैक में। तो ये सारा समझ में आ गया, टी लिम्फोसाइट कितने टाइप के, बी लिम्फोसाइट कितने टाइप के, और किस तरह से बोन मैरो थाइमस प्रोवाइड करता है एक माइक्रो इन्वायरमेंट। इसमें यही पढ़ना है बच्चे, ठीक है ना। अपन लोग अगर डायग्रामेटिकली अगर देखना चाहें कि किस तरह से एक्ट करता है, तो इस तरह से अपन लोग समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, माइक्रोफेजेस है, मास्ट सेल है इसके अंदर, ठीक है। क्लस्टर ऑफ मोनोसाइट्स भी कर सकते हैं अपन लोग, या फिर इसे माइक्रोफेजेस एक प्रकार का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी होता है। एपीसीज में 3 आते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, और एक और सेल्स आता है, ठीक है। तो 3 सेल्स जो है आपका प्रेजेंट होता है एपीसीज में, और उसमें आरबीसीज का एग्जांपल नहीं होता, एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा मैं आप सबको उसमें, ठीक है। इसके अंदर लाइसोसोम्स एंजाइम भी पाए जाते हैं। क्या लाइसोसोम्स, ये मास्ट सेल है बच्चे। मास्ट सेल के अंदर क्या होता है, एक तरह का रिसेप्टर होता है जिसका नाम है एमएचसी सेकंड रिसेप्टर। क्या नाम है, एमएचसी सेकंड रिसेप्टर। एमएचसी सेकंड रिसेप्टर नाम पढ़िए, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी राइट कॉम्प्लेक्स। थोड़ा इस वर्ड को तोड़ के देखें तो हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हिस्टो का मतलब होता है बच्चे टिश्यू। क्या होता है बच्चे, टिश्यू। टिश्यू कॉम्पैटिबल है कि नहीं उसको करने, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प कौन करता है, एमएचसी सेकंड रिसेप्टर। अलग से पढ़ाएंगे कि एमएचसी सेकंड रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में, जैसे जैसे अपन लोग चैप्टर की ओर मूव ऑन करेंगे, क्योंकि हर एक चीज एक बार ही में नहीं पढ़ा जाता है, सिस्टम से पढ़ा जाता है अपन को ना, ठीक है। तो इसके पास कौन सा होता है, मास्ट सेल के अंदर एमएचसी सेकंड रिसेप्टर होता है। ये अपना क्या है, टी हेल्पर सेल्स है। कौन सा है, टी हेल्पर सेल्स है, जो क्या करेगा, लिम्फोसाइट्स को बनाने में, बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करता है। तो ये टी लिम्फोसाइट्स के पास एक रिसेप्टर होता है बच्चे, जिसका नाम क्या है, CD4 रिसेप्टर। क्या नाम है, नाम याद रखेंगे अपन लोग, थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा इस डायग्राम को। CD4 रिसेप्टर है। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इन्फेक्ट करा, तो इन्फेक्ट करा तो उसका एंटीजन पार्ट आया। एंटीजन पार्ट क्या होता है, इसके सरफेस से जाके अटैच हो जाता है, इसके सरफेस में जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है बच्चे। क्या होता है, आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, और उसके बाद साइटोटॉक्सिन्स का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है, साइटोटॉक्सिन्स का सिक्रेशन करता है। और वो किस पे जाता है, टी हेल्पर सेल्स के पास जाता है। वही टी हेल्पर सेल्स क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है फर्दर जाके, किसको, बी लिम्फोसाइट्स को और टी लिम्फोसाइट्स को। बी लिम्फोसाइट्स को जब एक्टिवेट कर देता है तो क्या होता है कि प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यही प्लाज्मा सेल्स जाके क्या बनाते हैं, आगे जाके एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है बच्चे। और ये पूरे इनकाउंटर को कौन रिकैप करके रख लेगा, फर्दर बी मेमोरी। अगली बार जब पैथोजन आएगा तो ये सारा मैकेनिज्म कुछ नहीं होगा, ना ही से एंटीबॉडी बना हुआ है, फटाफट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, पैथोजन को साफ कर देगा। एक बार जिससे अपन चिकन पॉक्स हो जाती है, ये छोटी माता बड़ी माता, दोबारा होने की चांसेस कम होती है, हालांकि हो जाती है बट चांसेस जनरली कम होती है। तो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, और ये कैंसर था पहला, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स था। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब उसके बाद टी को कैसे हेल्प करता है, टी में टी किलर सेल्स को पकड़ता है। टी किलर सेल्स क्या करता है, अपना लिम्फोटॉक्सिन सीक्रेट करता है, और ये क्या करता है, जाके किल कर देता है किसको, पैथोजन को। जाके क्या करेगा, पैथोजन को किल कर देगा। तो मैकेनिज्म समझ में आया। एक बार मैं शॉर्ट में फिर से आप लोग को रिमाइंड कराना चाहूंगा कि इस मैकेनिज्म में क्या था, बाहर से फॉरेन पार्टिकल एंटीजन आ रहा था। किससे, कौन आ रहा था, एंटीजन आ रहा था। यहाँ पर माइक्रोफेजेस के पास जो कि मास्ट सेल क्लस्टर ऑफ मोनोसाइट्स पे अपन लोग बोल सकते हैं, और यहाँ पर आके क्या इसके सरफेस के साथ आके अटैच हो रहा था
इसके अंदर लाइसोसोम्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बताया था, एमएचसी सेकंड रिसेप्टर होता था, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी सेकंड रिसेप्टर प्रेजेंट होता था। और टी हेल्पर के पास क्या प्रेजेंट होता था, CD4 का रिसेप्टर प्रेजेंट होता था। आपस में दोनों कंबाइन हो जाते थे, उसके बाद एक्टिवेट कर देते थे बी लिम्फोसाइट्स को, उसमें से प्लाज्मा सेल्स को, जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता था। इस इनकाउंटर को रिकैप करके कौन रखता था, बी मेमोरी रखता था। और फर्दर टी किलर्स को, जो कि लिम्फोटॉक्सिन सीक्रेट करते पैथोजन को किल कर देते थे। बस यही मैकेनिज्म होता है। समझ में आ गया? चलिए अपन लोग उस डायग्राम को अपन लोग क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सभी को इजी हो जाए उस चीज को समझने में। अटपटा लगता है शुरू में डायग्राम, बट ऐसा नहीं है, डायग्राम बहुत इजी होते हैं, ठीक है ना बच्चे। यहाँ पे अगर अपन लोग क्या देखेंगे बच्चे, अपन पैथोजन, शुरू में क्या हुआ था वहां पे बच्चे, एंट्री हुआ था पैथोजन का, ओके। फिर पैथोजन किसके साथ जाके इनकाउंटर करता, मैक्रोफेजेस से। मैक्रोफेजेस को क्या बोलते थे, क्लस्टर ऑफ मोनोसाइट्स बोलते थे। मैक्रोफेजेस क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस कर देता है पैथोजन का। एंटीजन जो आता था वो रिप्रेजेंट, उसका एंटीजन को कौन करता था, एमएचसी सेकंड रिसेप्टर, जो कहां प्रेजेंट था, मैक्रोफेजेस के अंदर। उसके बाद क्या होता था, एंटीजन का रिकॉग्निशन कौन करता था, टी हेल्पर्स करता था, जिसमें से एक CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता था। उसके बाद ये क्या करता था, एक्टिवेट करता था टी हेल्पर सेल्स को। एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स क्या करते थे, बी और टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते थे बच्चे, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर किलर सेल्स एक्टिव हो जाते थे। टी किलर सेल्स क्या करते थे, अपना क्लोन्स प्रोड्यूस करते थे, और उसके सेल से क्या रिलीज होता था, एक तरह का लिम्फोटॉक्सिन्स रिलीज होता था, लिम्फोटॉक्सिन्स। और ये फर्दर क्या करता था, जाके पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देता था। एक छोटा सा फ्लो चार्ट था, और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि टी मेमोरी सेल्स। टी मेमोरी सेल्स क्या करते थे बच्चे, टी मेमोरी सेल्स रिटेन करके रखते थे हर एक इनकाउंटर को। अगली बार आएगा तो इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, पहले से एंटीबॉडी बना हुआ रखेगा उस पैथोजन के अगेंस्ट, और डायरेक्ट जाके उसका इमीडिएट, ओके। बी लिम्फोसाइट क्या करता था, क्लोन्स प्रोड्यूस करता था प्लाज्मा सेल्स का, जो कि एंटीबॉडी सीक्रेट करता था और पैथोजन को किल करके रखता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वाला में, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है मोस्ट लास्ट वाली लाइन पे, स्टेटमेंट मीन्स हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस इज नॉट ट्रू। इस तरह के सवाल में पूछ सकते हैं, AR में पूछ सकते हैं आप सबको, असेसन रीजन वाले सवाल में, कि ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट इनकाउंटर, लगातार इनकाउंटर होने पे क्या होता है, टी मेमोरी सेल्स क्या करके रखता है, अपना मेमोरी अंदर मेमोरी रखता है। उसके बाद क्या करता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है जो टी मेमोरी सेल्स है वो किसमें, इफेक्टर सेल्स में, यानी कि तुरंत इमीडिएट इफेक्ट शो करेगा। क्या करेगा, इफेक्टर सेल्स, नहीं कि टी मेमोरी सेल्स उसको फिर एक्टिव किया, सारा प्रोसेस हुआ, सब्सिक्वेंट लगातार इनकाउंटर होने में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टी मेमोरी सेल्स इफेक्टर सेल्स में। कौन सा सेल्स, टी मेमोरी सेल्स इफेक्टर सेल्स में जाके कन्वर्ट हो जाता है। ये तो फ्लो चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अपन लोग अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आता, तो एक हमारे टीचर हुआ करते थे जब मैं पढ़ा करता था कोटा के अंदर, तो खोपचा, हालांकि आज वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नाम है सर का, बहुत फेमस है, हमारे होम टाउन वगैरह भी आ रहे हैं वो। तो वो बोला करते थे कि अपन खोपचा में लिख लिया करो, खोपचा कंसेप्ट बहुत अच्छा हुआ करता था, ओके। तो आप सभी भी क्या करें कि खोपचा में लिखने की कोशिश करें बायो को। वो फिजिक्स पढ़ाते थे और मैं यहाँ बायो के बारे में आप लोगों को बात कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चे। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में, और फिर टाइप ऑफ एंटीबॉडी के बारे में, फिर एंटीबॉडी क्या क्या करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एंटीबॉडी वाला पार्ट अपना खत्म होगा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन लोग, कुछ 3 दिन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन लोग अलग अलग तरह के डिजीज, इम्यूनिटी की वजह से और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ मूव करेंगे। फिर अपन लोग नॉर्मल जो डिजीज आती है उसको पढ़ेंगे, फिर जाकर के एड्स को पढ़ेंगे, कैंसर को, फिर ड्रग अल्कोहल अब्यूज को। उसके बाद चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। ठीक है बच्चे, तो क्या पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है बच्चे, तो क्या पढ़ेंगे अपन लोग, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। इधर क्लियर हो गया था सारा चीज, कैसे मैकेनिज्म था। अब पढ़ने वाले एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। सर बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है सर एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप से किस तरीके से होते हैं, एंटीबॉडी को कैसे अपन लोग डायग्रामेटिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके अंदर, ये सारे चीजें को अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चे। चलिए जी, और ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, बोर्ड की तरफ पेन नहीं चलना चाहिए। आप लोग वीडियो रोक के आप लोग नोट्स बना सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, ओके, ठीक है ना। चलिए ठीक है, एक वीडियो में 4-5 बार ही बोर्ड में आता होगा, तो आप लोग आराम से, बाकी ध्यान बोर्ड की तरफ। अगर यहाँ पे आप समझ जाते हो चीज़ों को तो 50% 60% काम यही हो जाता है। बाकी आपको करना है, नोट्स रिवाइज करिएगा, 70% हो गया, 30% क्वेश्चन बनाना है, और बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा रिविजन करना है, नहीं तो सब माइंड से ऊपर यूं हो जाएगा। पढ़ाई की बातें कम याद रहेंगी, फालतू बातें ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। चलिए, अब एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं।
एंटीबॉडी क्या होता था, मैंने शुरू में आप सभी को बताया कि एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होता था जो कि ग्लूकोज प्लस लिपिड प्रोटीन से मिलकर होता था। किससे बना होता था? ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता था। एंटीबॉडीज को कौन सिक्रीट करता था बच्चे? एंटीबॉडीज को सर सिक्रीट करता था, कौन सिक्रीट करता था? देखिए कुछ बोल रहे होंगे टी लिम्फोसाइट, अरे भाई बी लिम्फोसाइट। कौन करता था? बी लिम्फोसाइट करता था ना। एंटीबॉडी की अगर स्ट्रक्चर अपन लोग जाके देखें तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है। 2 हेवी चेन होती है इसमें और 2 लाइट चेन होती है। कौन सी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। कितनी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसमें से 2 हेवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है बच्चे। H2L2 स्ट्रक्चर से अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ 2 हेवी हो गया और यहाँ 2 लाइट हो गया। क्या? चेन, है ना। और सारे चेन्स कैसे जुड़े हुए थे आपस में? एक बॉन्ड से जुड़े हुए थे जिसका नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। 2 सल्फर नजर आ रहा है अपन लोग को, ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे इस एंटीबॉडी में, तो इसलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये थोड़ा सा अपन लोगों को गड़बड़ी होता है इस चीज को समझने में, तो ध्यान से सुनिएगा आप सब कि एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या बोलते हैं? पैराटॉप। और एंटीजन डिटरमिन साइट को क्या बोलते हैं? एपिटॉप। एंटीजन जहां पे बाइंड करता जाके उस साइट को क्या बोलते हैं अपन बेटा? पैराटॉप। एंटीजन यहां से कोई आया, कोई एंटीजन है फॉर एग्जांपल, मान के चलिए कोई एंटीजन है यार, कुछ आदमी बोलेंगे कि सर ये मैं हूं इस डायग्राम में, मजाक मत उड़ाओ मेरा, बट ये क्या है कि एंटीजन फॉर एग्जांपल ये कौन सा है? श्वेता है ऐसे फन के तौर पे, ठीक है। ये एंटीजन श्वेता है, यहाँ पे आके इस एंटीबॉडी पे आके ये जुड़ेगा, है ना। और ये कौन सा है? एंटीजन बाइंडिंग साइट पैराटॉप। लेकिन जहां पे एंटीजन बाइंड करता है उस जगह को क्या बोलेंगे? पैराटॉप। लेकिन ये पैराटॉप कहां प्रेजेंट है? एंटीबॉडी के अंदर प्रेजेंट है। कहां? एंटीबॉडी के अंदर। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अच्छा सवाल बनेगा कभी नीट के अंदर ना, कोरिलेट करके पेपर अगर उसको थोड़ा टफ करने का मन किया तो इस सवाल को, इस तरह के सवाल को डाल सकता है। और एंटीजन डिटरमिनिंग साइट कौन सा होता है? एपिटॉप, जो कि कहां प्रेजेंट होता है? एंटीजन के टर्मिनल पार्ट पे। कहां? एंटीजन जो पैथोजन कॉज कर रहा है उसके टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट होता है। तो ये समझ में आ गया। अगर एंटीबॉडी के अगर स्ट्रक्चर अपन लोग देखें, एंटीबॉडी के क्या देखें बच्चे? स्ट्रक्चर अपन लोग देखें तो 2 हेवी चेन है। कौन सा है? 2 हेवी चेन है। 2 हेवी चेन अपन लोगों को नजर आता है, ठीक है ना। और 2 लाइट चेन भी नजर आता है। कौन सा? 2 लाइट चेन भी नजर आता है अपन लोगों को। और यहाँ पे जहां जाके टिल्ट होता है, इस टिल्ट रीजन को क्या बोलते हैं? हिंज। हिंज मतलब समझते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लोग डोर को ओपन करते हैं इस तरह से, तो वहां पे एक जगह क्या होता है? एक जगह तो कांस्टेंट होता है, बाकी एक जगह फ्लो और मूव करते रहता है। तो वो जो जगह कांस्टेंट है उसको हिंज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अपना एंकल हो गया, जब हम लोग पैर को मूव करते हैं तो एंकल वाला रीजन घुटने के पास कौन सा हो गया? हिंज हो गया, जहां पे हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। हिंज जॉइंट आगे पढ़ाऊंगा उसमें कहां कहां प्रेजेंट होता है, तो हिंज बोलते हैं उसे, ठीक है। अगर यहां पर देखेंगे तो लाइट चेन के अंदर अपन लोग को नजर आएगा कि वेरिएबल रीजन भी प्रेजेंट होता है और कांस्टेंट रीजन भी प्रेजेंट होता है, और दोनों में डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ा होता है। सेम इस तरह भी वेरिएबल रीजन में डाइसल्फाइड बॉन्ड से यहाँ पे दोनों जुड़ा होता है। पैराटॉप और एपिटॉप अपन लोगों ने बता दिया। यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड जो हेवी चेन है ये भी जुड़ा हुआ था, ओके। और हेवी चेन यहाँ पे कौन सा रीजन है? कांस्टेंट रीजन है, और वो कौन सा है? वेरिएबल रीजन है। तो ये था एक बेसिक सा छोटा सा स्ट्रक्चर किसका? एंटीबॉडी का। और अपन लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। क्या पढ़ेंगे अपन? टाइप ऑफ एंटीबॉडीज को 5 तरह का बताया था ना, तो टाइप ऑफ एंटीबॉडीज को पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। क्लियर है? क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे? कौन सिक्रेट करता है एंटीबॉडी को? बी लिम्फोसाइट को सिक्रेट करता है। कितने चेन से बना होता है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। 2 हेवी से, 2 लाइट से बना होता है। आपस में किससे जुड़ा होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। वेरिएबल रीजन कहाँ है? कांस्टेंट रीजन कहाँ है? एपिटॉप क्या होता है? पैराटॉप क्या होता है? ये सारी चीजों को डिस्कस किए थे, ठीक है ना। चलिए बच्चे, ठीक है। अब टाइप ऑफ एंटीबॉडी पे आगे मूव करते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है बच्चे, अपन क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में। थोड़ा सा एक छोटा सा और पार्ट बता देता हूँ टाइप ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में, मैं छूट गया था। क्या है फंक्शन, क्या है एंटीबॉडीज के बारे में? वैसे मैंने बताया आप सभी को, लेट मैं उसे टेबुलर फॉर्म में अच्छे से डिक्टेट करना चाहता हूँ ताकि आप सभी को यहीं पे कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। बेटा टाइप अपन फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, तो मेनली 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन जो होता है बच्चे क्या है? ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मतलब क्या होता है बेटा? ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है सरफेस कोटिंग ऑफ पैथोजन। कोई भी बॉडी में हमारे पैथोजन बाहर से फॉरेन पार्टिकल आके अटैक किया तो उसके सरफेस को ही, उसके एंटीजेनिक पार्ट को ही प्रोटीन से, जिस प्रोटीन का नाम है बच्चे ऑप्सोनिन प्रोटीन। अब एंटीजेनिक पार्ट ही नहीं रहेगा तो डिजीज होने के लिए एंटीजेनिक पार्ट तो होना जरूरी है ना पैथोजन की, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्रोटोजोन हो, चाहे फंगस हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, है ना।
तो ऑप्सोनिन प्रोटीन से क्या कर देते हैं, उसके एंटीजेनिक पार्ट को कोटिंग ऑफ पैथोजन बाय ऑप्सोनिन प्रोटीन एंटीबॉडी। और इस कौन कौन सा एंटीबॉडी करता है इसमें, आईजीजी और आईजीएम। कौन सा, आईजीजी और आईजीएम, आईजीजी और आईजीएम जी। ओके, सेकेंड फंक्शन होता है बेटा, क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, ये यहाँ पे आया, ठीक है, इस पे ऊपर क्या हुआ कि सरफेस कोटिंग कर दिया गया। सरफेस कोटिंग होने के बाद क्या हुआ बच्चे कि फिर आगे अपन लोग ट्रांसफर में कर देते हैं किसमें, मैक्रोफेजेस के अंदर। और मैक्रोफेजेस कैसा होता है, फेगोसाइटोसिस नहीं करता तो उसको इनगल्फ करके उसको बाहर कर देता है। न्यूट्रलाइजेशन यानी कि इट जो भी एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन के हेल्प करता है। न्यूट्रलाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, इट न्यूट्रलाइजेस द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द पैथोजन। जो भी टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा पैथोजन से, उसके टॉक्सिन्स को क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। फॉर एग्जांपल एसिड बेस रिएक्शन होता है जिससे सॉल्ट बनता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी काम होता है। और थर्ड फंक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अग्लूटिनेशन। मैंने बताया था आप सभी को पहले ही लेक्चर में कि अग्लूटिनेशन होता क्या था, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के प्रोसेस को बोलते थे क्या, अग्लूटिनेशन बोलते थे। उसके डिटेल स्टडी को भी सीरोलॉजी बोला जाता था, मैंने उसमें बताया था, आप पहला लेक्चर जाके देखिए वीडियो में, आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को अग्लूटिनेशन बोला जाता था। इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स का एक्टिवेशन करवा देता है, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स का एक्टिवेशन हो जाता है। ये क्या करेगा, पैथोजन जब हमारे बॉडी में आके अटैक करता है तो क्या कर देगा, उसके लेयर्स में पोर्स की क्या कर देगा, पोर्स, और फिर क्या होता है, बॉडी फ्लूइड बाहर निकलने से पैथोजन का अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, चलिए ठीक है सर। अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ एंटीबॉडी के बारे में। 5 तरह की एंटीबॉडी ट्रिक अपने बताया था कि गामदे से अपन लोग याद रख सकते हैं कौन कौन सा, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजी एंटीबॉडी। ठीक है ना बच्चे, अपन लोग इस चीज को पढ़ना, याद करना अपन लोगों को, ठीक है, समझ के पहले, ठीक है ना, देन आपका सारा प्रॉब्लम्स क्लियर हो पाएगा, नहीं तो फिर अटक कर रह जाएगा। बायो बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत ही वास्ट चैप्टर होता है बायो, अलग अलग टर्म आते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए, पहला कौन सा एंटीबॉडी है, आईजीजी एंटीबॉडी। अगर पहला और दूसरा एंटीबॉडी को देखें तो मोनोमर एंटीबॉडी होती है, सिर्फ इसमें से एक ही पहला कौन सा है, मोनोमर, सेकेंड है डाइमर, और थर्ड होता है पेंटामर, बाकी सब मोनोमर है। सेकेंड वाला डाइमर है और थर्ड वाला कौन सा है, पेंटामर है। इस तरह से गामदे के फॉर्म में याद रखेंगे ना, तो सेकेंड वाला कौन सा है, डाइमर है, बाकी है पेंटामर है। पेंटामर यानी कि पांच चेन होगा, और आपस में जो चेन को जोड़ता है उसको बोलते हैं जे चेन। आपस में एक चेन से दूसरे चेन को जो एंटीबॉडी को जोड़ता है उसको जे चेन नाम दिया जाता है। एक जे साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा था, तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, जे चेन बोलते हैं। ठीक है, तो पेंटामर 5 है, तो क्या होगा, वो सभी सबसे हेवीएस्ट होता है। और सबसे लाइटेस्ट कौन होगा, जो मोनोमर होगा सबसे लाइटेस्ट होगा। उसमें भी कौन है सबसे कम लाइटेस्ट, सबसे ज्यादा लाइटेस्ट, आईजीजी होता है। तो आईजीजी क्या होता है, मोनोमर एंटीबॉडी होता है बच्चे। क्या होता है बच्चे, आईजीजी बेटा क्या होता है, ठीक है सर, मोनोमर एंटीबॉडी होता है, अपन को समझ में आता है सर कि मोनोमर का मतलब सिंगल यूनिट से बना रहा होगा। ठीक है सर, मैक्सिमम नंबर होता है बेटा 70 to 80% यही एंटीबॉडी होता है हमारे बॉडी के अंदर। कैसा होता है बेटा, लाइटेस्ट एंटीबॉडी, क्योंकि इसमें एक ही चेन प्रेजेंट होता है। ये एकमात्र ऐसा बॉडी है, ऐसा एंटीबॉडी है जो क्या करता है, जब हम लोग फीटल लाइफ में रहते हैं, मदर्स के वॉर्म में रहते हैं, ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, क्या करता है बेटा, ये मदर के प्लेसेंटा से होते थ्रू, अपने अम्लिका प्लेसेंटा के होते थ्रू फीटल लाइफ में फीटस के बॉडी में ये क्रॉस कर जाता है। इतना लाइटेस्ट एंटीबॉडी होता है। क्या होता है, इट इज ओनली द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड रीच द फीटस, राइट। तो ये एकमात्र एंटीबॉडी होता है जो कि क्या करता है, प्लेसेंटा का क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये बनता है कि कौन सा क्रॉस करता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इसमें क्या, कि ये किस तरह का इम्यूनिटी शो करता है, नेचुरल, अक्वायर्ड, पैसिव इम्यूनिटी। मैंने पढ़ाया था कि एंटीबॉडी जो मदर से आता था वो पैसिव में आता था, पैसिव में भी किस में आता था, अक्वायर्ड में, किसमें, पैसिव में, और वो नेचुरल तरीके से आता था। किसमें, नेचुरल तरीके से। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे फीटस के बॉडी में तो फॉर्म नहीं हुआ, कहीं और से आया। तो पहला अपीयर्ड एंटीबॉडी और पहला फॉर्म एंटीबॉडी में फर्क है। पहला अपीयर्ड एंटीबॉडी होगा आईजीजी, और पहला फॉर्म जो हमारे बॉडी में होता है जब पैथोजन हमारे अंदर इनकाउंटर करता है वो होता है आईजीएम, जो कि मेनली किसमें रिलीज होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में रिलीज होता है। ठीक है ना बच्चे, तो पहला अपीयर्ड एंटीबॉडी, देखा हुआ एंटीबॉडी कौन सा होता है, आईजीजी होता है। ये एक तरह का ऑप्सोनिन जो सरफेस कोटिंग करवाता है, वो एक तरह का एंटीबॉडी होता है। जब बार बार इनकाउंटर हो जाता है पैथोजन का, एक पैथोजन दोबारा आ जाता है, तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के टाइम में कौन सा बनता था, आईजीजी। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स को। तो सारा चीज यहाँ पे रिपीट हो गया बच्चे, जो पिछले भी पढ़े था। तो आईजीजी के बारे में अपन लोगों को ये समझ में आया। ठीक है सर, आईजी
क्या पता है IgA क्या होता है बेटा, डाइमर एंटीबॉडी होता है। IgA को क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी एंटीबॉडी बोलते हैं बेटा। ये कहां, सिक्रेशंस में। सिक्रेटरी एंटीबॉडी नाम से ही जाहिर समझ में आ रहा है कि ये सिक्रेशंस में प्रेजेंट होता है। किस तरह के सिक्रेशन में प्रेजेंट होता है सर, ये प्रेजेंट होता है बेटा टीएस में प्रेजेंट होता है, म्यूकस में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपन सबको याद रखना है किस में प्रेजेंट होता है, कोलोस्ट्रम के होता है। सर ये कोलोस्ट्रम क्या होता है, जब पार्चुरेशन हो जाता है फीमेल के अंदर, ह्यूमंस में, तो क्या होता है कि उसमें से मदर्स का जो मिल्क होता है पहला, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। और वो जो मिल्क होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है और येलोइश फ्लूइड होता है। कौन सा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, उन लोगों के लिए। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर उन लोगों को नहीं मिला तो उनकी इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो इस वजह से ये कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होता है। और यही सवाल हर बार IgA के केस में आता है। ये भी कैसा है, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। चलिए ठीक है सर, ये क्या करता है, बॉडी सरफेस को, हमारे बॉडी के सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है ना, ठीक है। IgM कैसा होता है, हेवीएस्ट एंटीबॉडी है, क्यों, पेंटामर है, 5 पाया जाता है, 5 चेन से बना होता है, इस वजह से। पहला फॉर्म एंटीबॉडी जो कहां बनता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम में। किसमें, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम में। ये कैसा होता है, ओरिजिनल है। सर बहुत कंट्रोवर्सी होता है इस सवाल में कि सर IgM, IgG कौन सा है, पहला अपीयर्ड। भाई जो बना है उसको पुराना बोल रहे हैं अपन यहाँ, ये नहीं कि जो दिख गया पहले उसे पुराना बोलते हैं। जो हमारे अंदर बना है उस हिसाब से अपन लोग पुराना बोल रहे हैं ना। बाहर से कोई आया तो बाहर से आया, हमारे अंदर थोड़ी बना हुआ था। हम लोग को तो रेडीमेड फॉर्म में मदर के थ्रू मिला हुआ ना IgG एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी हमारे अंदर आके बना हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। ये ऑप्सोनिन एंटीबॉडी ब्लड स्ट्रीम प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है ना। फोर्थ अगर एग्जांपल देखेंगे IgD, तो ये बाकी सॉर कहते थे मोनोमर एंटीबॉडी होते थे, ये IgD मोनोमर एंटीबॉडी होता है। ये सरफेस एंटीबॉडी कहलाता है, ठीक है, सरफेस एंटीबॉडी, सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और ये IgD क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन के लिए, एंटीबॉडीज के लिए। तो IgD के बारे में ये रख सकते हैं। और IgE लिस्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होता है। कैसा लिस्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होता है, जो कि एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान रिलीज होता है। क्या होता है, जो IgE मास्ट सेल से एलर्जिक रिएक्शन के दौरान रिलीज होता है। तो ये सारी चीजें एंटीबॉडी के केस में अपन लोगों को याद रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा एंटीबॉडी क्या होता है, खत्म होता है। फिर अपन लोग वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कैसे कैसे डिस्कवर हुआ, उसके बाद धीरे धीरे आगे जाके मूव ऑन करेंगे, ठीक है ना बच्चे, समझ में आ गया। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनेगा, IgG लाइटेस्ट होता है, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी वाला प्लेसेंटा वाले में बन सकता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पे बन सकता है, ऑप्सोनिन कौन कौन सा होता है उस पर बन सकता है सवाल। IgD की बात करेंगे तो क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है। IgE कोलेस्ट्रॉम वाले पे सवाल बन सकता है, और नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी बन सकता है। IgM पे बन ओल्डेस्ट एंटीबॉडी, पहला फॉर्म्ड एंटीबॉडी, पहला अपीयर्ड एंटीबॉडी कौन कौन सा होता है। फिर तीनों फंक्शंस के बारे में अपन लोगों को सारी जानकारी मिल गई, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलिए अगर नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या पढ़ेंगे बच्चे अपन लोग, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में। किसके, वैक्सीन कैसे प्रिपेयर करते हैं, वैक्सीन में क्या क्या चीज को इस्तेमाल करता है, फिर उसको अपन लोग इम्यूनिटी पर्पस के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वैक्सीनेशन एक्चुअली होता क्या, व्हाट इज अ वैक्सीन एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन एंड हाउ इट हेल्प इन द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन। तो इस चीजों के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जो प्रोवाइड करवाता है अपने बॉडी को, क्या, ह्यूमंस की बॉडी को इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करवाता है, इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट प्रोवाइड करता है बाय मींस ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। तो वैक्सीनेशन को एक सिंपल सेंटेंस में अपन डिफाइन करना चाहें तो इट इज अ प्रोसेस टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अ पर्सन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज बाय मींस ऑफ वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन में आखिर होता क्या सर, वैक्सीन लगवाते हैं तो कोविड-19 के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में 1-2 लेक्चर पहले बताया था। तो वैक्सीनेशन क्या हो सकता है बेटा, एक तरह का सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन पढ़ो ना केमिस्ट्री में, वही सस्पेंशन है। तो एक तरह का सस्पेंशन हो सकता है, किसका किसका हो सकता है, लाइव पैथोजन। अरे सर जिंदा पैथोजन का कैसे ले लेंगे, जिंदा पैथोजन तो आपको डिजीज कर देगा। अरे भैया लाइव पैथोजन में लाइव नहीं लेना है, उसकी जो पैथोजन होती है क्या करते हैं अपन लोग, वीक कर देते हैं उस पैथोजन को। जो कैपेसिटी होता है हमारे अंदर बॉडी के अंदर डिजीज करने की जो क्षमता होती है, उसे क्या करते हैं, उसके पार्ट को वीक और उसमें ले जाता है। आजकल जितनी भी
वह तो वो तीसरे वाले मेथड से बनाई जाती है, ये सेकंड वाला पुराना मेथड हो गया, अब जमाना चला गया उसका, ठीक है ना। मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है, एंटीजेनिक पार्ट से बनाई जा रही है, या फिर ये एटीन्यूएट करके जो वैक्सीन बनाई जाती है, बहुत ही जबरदस्त वैक्सीन होती है, बहुत ही अच्छी वैक्सीन होती है वो। तो एटीन्यूएटेड वैक्सीन उसकी पैथोजेनिसिटी को अपन लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसकी डिजीज की चांस करने की क्षमता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसके बाद उसमें अपन लोग सस्पेंशन में के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। या दूसरा हो सकता है किल्ड पैथोजन जो किल करा हो उस वैक्सीन का अपन लोग इस्तेमाल करेंगे। तीसरा क्या हो सकता है, एंटीजेनिक पार्ट हो सकता है पैथोजन का। तो ये तीन चीज अपन लोग वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीका से, और उसके बाद क्या करते हैं, ओरली दे सकते हैं वैक्सीन को, या फिर जो प्रोटीनेशियस होगा जो वैक्सीन, उसको ओरली अपन लोग नहीं देते हैं कि उसको इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, वेन्स वगैरह डायरेक्ट ब्लड में चल जाता कि, क्योंकि ओरली दे देंगे तो जाकर स्टमक में क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट कर लेगा उसको, तो कोई काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जो वैक्सीन है वो अपन लोग इंजेक्शन लगाते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि ड्रॉप डाल दिया इंसुलिन का, तू भी लगा ले इंसुलिन के ड्रॉप, ऐसा नहीं करते हैं, है ना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगर थोड़ी हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन पे जाएं अपन लोग, तो पहला साइंटिस्ट जिसने काम करा था वैक्सीनेशन के अंदर, जिसे बोलते हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर साहब जो है पहला पर्सन थे जिसने वैक्सीनेशन के अंदर काम करा था। इस वजह से उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक उपाधि दिए अपन लोग, एक सम्मान के रूप में उन्हें प्रेस्टिजियस फादर ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग, फादर ऑफ इम्यूनिटी। ये जो वैक्सीन की टर्म है वो कहाँ लाया गया था, एक टर्म था एलवका। एलवका का मतलब होता है काव होता है, वो काव के टर्म से लाया गया था वैक्सीन का मतलब, ठीक है। एडवर्ड जेनर साहब ने क्या किया कि स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन को प्रिपेयर किया। स्मॉल पॉक्स का मतलब क्या होता है, छोटी माता, गलत। स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है बड़ी माता, नाम में मत जाना, नाम है स्मॉल लेकिन है ये बड़ी माता। छोटी माता को क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं बच्चे, नाम उल्टा है, क्या करें, क्या है, चिकन पॉक्स छोटी माता, बड़ी माता क्या है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है। और स्मॉल पॉक्स क्या हो गया, बड़ी माता, इराडिकेट हो चुका है हमारे इंडिया से। बहुत कम केस मिलते हैं आपको देखने के लिए, पोलियो की भी बहुत कम केस मिलेंगे। दो ऐसे डिजीज हैं जो इराडिकेट हो चुके हैं। तो पहले साइंटिस्ट कौन थे, एडवर्ड जेनर। सेकंड जो साइंटिस्ट हैं लुईस पास्चर, इनका इवोल्यूशन के बारे में बहुत पढ़ेंगे, बहुत बड़ा योगदान रहा इनका। ये क्या कहते हैं, पैथोजेनिसिटी को किसी भी पैथोजन का, यानी कि उसकी जो चांसेस करने की, डिजीज करने की चांसेस जो होती है, उसको एक्टिव काम करा था लुईस पास्चर ने। 3 वैक्सीन की फॉर्मेशन करी थी। किसकी करी थी, रेबीज की वैक्सीन की। रेबीज किससे होता है, पागल कुत्ते काटने से। किसी को काटा है क्या पागल कुत्ता, पागल कुत्ता जब बाइट कर देता है तो रेबीज की वैक्सीन लेनी पड़ती है अपन लोगों को, ठीक है। पहले 10-12 सुई आती थी 10 साल पहले, अब शायद 3 आती है, शायद 3 ही आती है रेबीज की वैक्सीन में, है ना। तो पागल कुत्तों से आप सभी बच के रहिए। वो लिखा हुआ रहता है ना बोर्ड में, सावधान रहें, सतर्क रहें, तो वही वाला हाल है यहाँ पे भी। रास्ता में चले तो कुत्तों और गाड़ियों से सावधान रहें, ठीक है ना। और एंथ्रेक्स कौन करता है, बैसिलस एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेक्सिक्स, ये एंथ्रेक्स डिजीज करती है। तो एंथ्रेक्स की वैक्सीन प्रिपेयर किया था। चिकन कॉलरा हैजा बीमारी जिसको बोलते हैं, किसके बोलते हैं, हिंदी में हैजा बीमारी बोलते हैं, थोड़ा ऑड लगता है सुनने में, बट चिकन कॉलरा की वैक्सीन की किसने प्रिपरेशन करी थी, लुईस पास्चर साहब ने करी थी। और थर्ड जो साइंटिस्ट थे उससे वोन बेहरिंग करते हैं, क्या कहते हैं, वोन बेहरिंग जो साहब थे वो उसे फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। इन्होंने क्या किया था, एडीएस का प्रिपरेशन करा था, एंटी डिप्थीरियल सीरम। डिप्थीरिया बीमारी जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियस होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज है, उसकी वैक्सीन की प्रिपरेशन किसने करी थी, एंटी डिप्थीरियल सीरम, इसकी प्रिपरेशन करी थी वोन बेहरिंग ने। वोन बेहरिंग को इसी वजह से फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है बच्चे, क्या है, वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन व्हिच फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज बेस्ड ऑन द फीचर्स मेमोरी, राइट, इट इज बेस्ड ऑन द फीचर ऑफ मेमोरी। इस चीजों को अपन लोग सब याद रखेंगे। अगर टाइप ऑफ वैक्सीन की बात करें तो पहली टाइप की बात करेंगे तो सेकंड जनरेशन की वैक्सीन जो आ चुकी है उसमें से कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि बायोटेक के इस्तेमाल से अपन लोग क्या उस वैक्सीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें एग्जांपल कौन सा रिकॉम्बिनेंट सेकंड जनरेशन की वैक्सीन का, हेपेटाइटिस बी कौन सी बीमारी होती है बच्चे, हेपेटाइटिस बी में क्या होता है कि 4 तरह से हेपेटाइटिस होती है, जिसमें से हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक होती है। तो हेपेटाइटिस बी में क्या होता है कि लीवर की कैंसर हो जाती है, यानी कि पहले जॉन्डिस होगा फिर आपको लीवर का कैंसर हो जाएगा। फर्दर हेपेटाइटिस बी के बारे में जब एड्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो ये कहाँ प्रिपेयर करती कही गई थी इस वैक्सीन को, इसके अंदर, ईस्ट कैसा है, एक तरह का फंजाई, इसके अंदर ट्रांसजेनिक, इसके अंदर इसे प्रिपेयर करा गया था इस वैक्सीन को। कौन किस वैक्सीन को, सेकंड जनरेशन वैक्सीन को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है ना। लास्ट पार्ट अपन लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में। पहला बताया था सेकंड जनरेशन की वैक्सीन थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। सेकंड जो वैक्सीन है वो टॉक्सोइड वैक्सीन है। कौन सी बच्चे, टॉक्सोइड वैक्सीन।
अगर टॉक्सॉइड वैक्सीन की अगर एग्जांपल याद कर तो मैं बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है अपने को, है ना। टॉक्सॉइड वैक्सीन के डीबीटी, कौन सा? डीबीटी, डिप्थेरिया, बॉटुलिज्म और टेटनस, ये 3 तरह के वैक्सीन किसमें आते हैं? टॉक्सॉइड वैक्सीन में। कौन कौन से? डीबीटी, कौन से भैया? डीबीटी आते हैं, डिप्थेरिया और बॉटुलिज्म और टेटनस। डिप्थेरिया जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया करता है, जिसकी वजह से सोरनेस बना हुआ रहता है गला के पास में। बॉटुलिज्म ये फूड वगैरह से रिलेटेड है, और टेटनस जिस जो आयरन वगैरह रॉड से अगर लग जाता है या फिर कांटे कट जाते हैं तो उसमें टेटनस की इंजेक्शन लेते हैं, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी करता है। तो इस तीनों डिजीज के अगेंस्ट क्या है? टॉक्सॉइड वैक्सीन प्रिपेयर किया है, जिसका नाम है डीबीटी। क्या नाम है? डीबीटी। थर्ड अगर बात करेंगे तो लाइव का मतलब होता है जिंदा वैक्सीन, ठीक है। और जिंदा कौन होता है? अगर मैं अभी हूं, मैं तो जिंदा हूं अभी, तो ये लाइव वैक्सीन हो गई, ठीक है। इसमें अपन लोग कुछ ट्रिक्स के बारे में सोचेंगे। तो इसको सर कैसे याद करें? टॉक्सॉइड वैक्सीन तो डीबीटी से याद रह जाएगा। लाइव वैक्सीन की बात करेंगे तो कौन कौन से वैक्सीन उसकी एग्जांपल में? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, बड़ी माता जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। स्मॉल नाम है बट बड़ी माता। रोटा वायरस, रोटा वायरस क्या होता है? एक तरह का जब अपन लोग को डायरिया हो जाता है, जब हमारे बॉडी से फ्लूइड का मैक्सिमम लॉसेस हो जाता है हमारे बॉडी से, तो डायरिया होगा, तो उस टाइम उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? एक तरह से रोटा डिजीज हो जाता है, जो कौन करता है? रोटा वायरस। तो इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाया गया। बीसीजी, ये टीबी वाले पेशेंट को दिया जाता है। तो किस पेशेंट को दिया जाता है? जो टीबी वाले पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड हो, बार बार वो खांसते रहता है, कभी कभी खांसने के साथ कफ के साथ ब्लड भी बाहर आ जाता है सीवियर फॉर्म में टीबी वाले पेशेंट को, तो उसमें बीसीजी की वैक्सीन दिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिलस कैलमेटेड यूरिन। बेसिलस कैलमेटेड यूरिन। पोलियो वायरस, ओरल पोलियो वायरस के खिलाफ जो ब्रांड का नाम है वैक्सीन को जो दिया, सैजीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेसीन बोलते हैं। तो वो भी एक लाइव वैक्सीन का एग्जांपल है। और एक लास्ट है MMR, मीजल मम्प्स रूबेला। सर आपने तो डिक्टेट कर दिया, बट हम कैसे याद रखें? हम कैसे याद रखें? तो याद करने की ट्रिक बताता हूं मैं, बहुत ही शानदार ट्रिक है यहाँ पे आपको। सेकेंड जनरेशन वाला तो याद रहेगा, पहला टॉक्सॉइड डीबीटी लाइव वैक्सीन। इसमें अपन लोग ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल रोता बच्चा और मैगी मांग रहा। बच्चे क्या करते हैं? मम्मी मम्मी मैं मैगी खाऊंगा। तो जो स्मॉल, जो छोटा बच्चा है, वो अपनी मम्मी से क्या बोल रहा है कि मम्मी मम्मी मेरे को मैगी चाहिए। तो उस ट्रिक से अपन लोग याद रख सकते हैं, स्मॉल रोता बच्चा और मैगी मांग रहा। स्मॉल से क्या आ जाएगा? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। रोटा से आ जाएगा रोटा वायरस। स्मॉल रोता बच्चा से क्या आ जाएगा? बीसीजी। और मैगी, और से आ जाएगा अपना ओरल पोलियो वायरस। और मैगी से आ जाएगा क्या? मिजल्स का वैक्सीन। मांग से क्या आ जाएगा? मम्स का। रहा, इससे क्या आ जाएगा? रूबेला का। स्मॉल रोता बच्चा और मैगी मांग रहा है जी। क्या कर रहा है? और मैगी मांग रहा है। रो रहा बच्चा यानी कि वो जिंदा है ना, तो वो कैसा हो जाएगा? लाइव वैक्सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइव वैक्सीन हो जाएगा। तो स्मॉल रोता बच्चा और मैगी मांग रहा, तो ये लाइव वैक्सीन की एग्जांपल है। स्मॉल पॉक्स, रोटा वायरस, बीसीजी, ओपीवी, MMR। और किल्ड वैक्सीन के एग्जांपल कुछ कौन कौन से हैं? एक साल्क पोलियो होता है, उसका एग्जांपल है। दूसरा है वुपिंग कफ, काली खांसी कर सकते हैं इसको, पर्ट्यूसिस बोलते हैं उसको। इन्फ्लुएंजा होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, उसकी वैक्सीन में आती है। ये आता था सवाल पहले भी, अब सवाल में पूछ लेता है, बट एनसीईआरटी में ये कहीं कहीं छोटे छोटे पार्ट में थोड़ा सा ऐड ऑन करके लिखा हो, इतने डिटेल में नहीं बताया। बट पहली बार आप लोग पढ़ना चाह रहे हो, तो इस वजह से हल्का सा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अच्छी मटेरियल्स में बहुत सारे दिया हुआ रहता है हर एक इंस्टीट्यूट का, कोई भी इंस्टीट्यूट हो। चौथा आता है टाइफॉइड, जो साल्मोनेला टाइफस है, उसका किस तरह के किल्ड वैक्सीन का एग्जांपल है। फिर आता है निमोनिया, फिर आता है कॉलरा, फिर रेबीज। अब सर इसको कैसे याद करें किल्ड को? इसके लिए भी एक ट्रिक मैंने बताई है, वो ट्रिक को आप लोगों को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सबकी नजर बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। साल्क वाज किल्ड इन टोक्यो। साल्क कहां मारा गया? टोक्यो को पुलिस कंट्रोल रूम में। अब साल्क क्या करने गया भैया? किल्ड वैक्सीन का। साल्क कहां मारा गया? मारा गया यानी कि मर गया, ठीक है, यानी किल कर दिया गया। मतलब किस तरह के एग्जांपल है वैक्सीन की? किल्ड वैक्सीन के एग्जांपल है जी। तो साल्क वाज किल्ड कंट्रोल रूम, जापान का कहां? टोक्योज, ठीक है। तो किस तरह से साल्क से क्या हो जाएगा? साल्क पोलियो। वाज से हो जाएगा वुपिंग कफ। किल्ड का मतलब यहाँ पे कोई और नहीं है बट किल्ड से अपन लोग किल्ड वैक्सीन, किल्ड इन से रख सकते हैं अपन लोग याद, इन्फ्लुएंजा। साल्क वाज किल्ड इन टोक्योज से कौन सा हो सकता है? टाइफॉइड। पुलिस से कौन हो जाएगा? निमोनिया। कंट्रोल से हो जाएगा कॉलरा।
रूम से हो जाएगा रैबीज। तो साल्क वाज किल्ड इन टोक्योज पुलिस कंट्रोल रूम। साल्क, पोलियो, वुफिंग कफ, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, निमोनिया, कोलेरा, रैबीज, ये आ जाएंगे। ठीक, आप सभी को समझ में आया कि वैक्सीन, टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में कैसे याद रखेंगे अपन लोग, पहले वाली डीबीटी को, लाइव वैक्सीन को, किल्ड वैक्सीन को। आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ल्यूकोसाइट यानी कि WBC पे प्रेजेंट रहा होगा। इससे एक और नाम दिया जाता है MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। बड़ा अटपटा नाम लग रहा है ना, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, क्या होता है बच्चे, टिश्यू। कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और इसका मतलब है मैचिंग, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मैचिंग को बोलते हैं अपन लोग HLA या फिर MHC, जो कि कहां प्रेजेंट होता है, HLA WBC के सरफेस पे प्रेजेंट था। कहां, WBC के सरफेस पे। और पहला डिस्कवर किसमें किया गया था, WBC के अंदर। अपन लोग नॉर्मली जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो मैकेनिज्म चलती है DNA वगैरह से mRNA की फॉर्मेशन और इसकी फॉर्मेशन, तो क्या होती है, पहले हमारे DNA के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा जीन प्रेजेंट होता है। ये क्या करती है कि बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, किस प्रोसेस का, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बच्चे, किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये mRNA यानी कि मैसेंजर RNA का फॉर्मेशन करती है। किसका, मैसेंजर RNA का फॉर्मेशन करती है। और उसके बाद बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्या करती है बच्चे, ट्रांसलेशन प्रोसेस से क्या करती है, एंटीजन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। किसकी, प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है ना। तो ये तो HLA की जीन कहां प्रेजेंट होती है, HLA की जीन प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 6 के शॉर्ट आर्म में। एक होता है लॉन्ग आर्म। जब X और Y मेल में देखेंगे तो X और Y में डिफरेंस है, X होता है लॉन्ग आर्म, Y होता है शॉर्ट आर्म। Y में 231 जीन्स पाए जाते हैं, जबकि X में बहुत ज्यादा जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट आर्म होता है। उसी तरह क्रोमोसोम नंबर 6 में हमारा एक शॉर्ट आर्म होता है, वहां पे HLA की जीन पाई जाती है, या फिर MHC की जीन कह सकते हैं अपन लोग। फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में पाई जाती है WBC का, ठीक है ना। क्रोमोसोम नंबर 6 है, इसको क्या बोलते हैं, हैप्लोटाइप। जो आइडेंटिकल दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, हैप्लोटाइप। हैप्लोटाइप एक तरह का क्या होता है, जीन का अरेंजमेंट होता है, जीन का। ये हैप्लोटाइप सिर्फ सेम कहां मिलेगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आइडेंटिकल ट्विंस में। ट्विंस दो तरह के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक, ये पढ़ाया जाएगा आपको जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में हैप्लोटाइप आपको सेम मिलेगा। MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स दो तरह की होती है, MHC फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कहां प्रेजेंट होता है, हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है, सिर्फ RBC को छोड़ के। और MHC सेकंड जो है कहां प्रेजेंट होता है, डेंड्राइटिक सेल्स। सर डेंड्राइटिक सेल्स क्या होता है बेटा, ये लंग्स वगैरह पार्ट में पाया जाता है, GIT वाले पार्ट में। कहां पाया जाता है, ये लंग्स वाले पार्ट में पाया जाता है, GIT के पार्ट में पाया जाता है, म्यूकोसल पार्ट में पाया जाता है ना। और MHC सेकंड कहां, B लिम्फोसाइट में पाया जाता है और मैक्रोफेजेज में। और ये तीनों सेल्स को मिला के क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्या बोलते हैं, APCs, जिसका नाम क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग। बोर्ड कम पड़ जा रहा है बच्चे, प्रेजेंटिंग सेल, है ना। चलिए जी, अब ये सब समझ में आ गया HLA क्या होता है, HLA क्या क्या कहां पाया जाता है, किस तरीके से, कितनी तरह का होता है। इसके मदद से अपन लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। क्या होता है हमारे बॉडी में, जब भी कोई ऑर्गन खराब हो जाता है जो ट्रांसप्लांट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल लीवर की बात करें, तो क्या होता है कि हम लोग कोई डोनर को ढूंढते हैं। कोई डोनर, अगर डॉक्टर के पास आप सभी जाओगे तो वो डॉक्टर साहब बोलेंगे कि क्या आपके फैमिली में कोई डोनेट करने के लिए रेडी है, तो आपके फैमिली में नियर बाय ढूंढते हैं। फैमिली में नहीं है तो अपने रिश्तेदार में ढूंढते हैं, रिश्तेदार में नहीं है तो फिर जाके अलग डोनर को ढूंढा जाता है जिसका अपना लिंक नहीं होता है। तो इसलिए सामने वाले से अपन लोग को डोनर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है हमारा बॉडी उसे जल्दी एक्सेप्ट करता है। क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट से जाना पड़ता है। बहुत सारे इसमें अपन लोगों को हेयर फॉल हो जाएंगे, अपन को बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। इस वजह से अपन लोग क्या है कि बहुत सारे इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के इम्यून सिस्टम कम कर, हमारा इम्यून सिस्टम का एक्टिविटी जो पावर है लड़ने का, उसको कम करने के लिए अपन बहुत सारे ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। इस वजह से क्या है कि डॉक्टर क्या बोलते हैं कि कम से कम दूरी वाले व्यक्ति को मिल जाए, जो रिलेशन में कम से कम हो, जो डोनेट कर पाता हो। क्योंकि लीवर अगर डोनेट करना है तो लीवर, अगर मैं अपने पिताजी को अपना लीवर डोनेट करता हूँ तो मेरी क्या लीवर छोटी रह जाएगी, नहीं, लीवर का फॉर्मेशन होते रहता है। और लंग्स डोनेट करना हो या किसी तरह का डोनेट करना, मान फॉर एग्जाम्पल किडनी डोनेट करना, एक किडनी पे भी आदमी जिंदा रह सकता है। तो वो क्या है कि सामने वालों को ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर टिश्यू ग्राफ्टिंग बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, टिश्यू ग्राफ्टिंग। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के अपन लोग बंदर का लगा दिए इसमें, हालांकि पॉसिबल है लगाना, बट उसकी चांसेस 1% भी नहीं है। 99% केस में वो क्या फेल्योर है। हालांकि कुछ कुछ केसेस में हुए हैं,
लेकिन क्या कि अगर कोई भी चीज का अगर अपन लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो बेसिक नीड होता है वो क्या होता है, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप का मैचिंग करते हैं कि भैया जो अगला आदमी जो हमें डोनर है और जो मेरा जिसके अंदर ट्रांसप्लांट हो रहा है उसके ब्लड ग्रुप क्या सेम है कि नहीं। ऐसा नहीं कि भाई दूसरा ब्लड ग्रुप हो गया फिर एंटीजन उसके खिलाफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, फिर पता चला ब्लड को थक्का जमा दिया, पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, आदमी मर गया। आदमी का ट्रांसप्लांटेशन क्या होगा, आदमी तो ऊपर जा चुका है अभी तक। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप का मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में। फिर एमएचसी का मैचिंग करते हैं, यानी कि टिश्यू की मैचिंग करते हैं। किसके, टिश्यू की मैचिंग करते हैं। किसके करते हैं, टिश्यू की मैचिंग करते हैं, एचएलए जीन की मैचिंग करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट पार्ट में क्या होता है, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव फेज। यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक सबसे फेमस ड्रग है, जिस ड्रग का नाम है, क्या नाम है बेटे, साइक्लोस्पोरिन है। साइक्लोस्पोरिन है, क्या नाम है, साइक्लोस्पोरिन है, जो कि एक फंगस से बनता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम। किससे बनता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम से। किससे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम। और एक तरह का क्या है बच्चा, फंगस है। स्पेलिंग लिख लेना बच्चे, ठीक है ना, फंगस है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम। तो आप सभी को समझ में आ गया। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसमें 3 चीजों का बेसिक अपन लोग पहले उसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। सारे वीडियोस को देखते रहिए, उसमें कमेंट भी करिए, आप सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।